नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस युग में जहां तलवारों की चमक में साम्राज्य बनते थे और राजा के एक फैसले से पूरी दुनिया कांप जाती थी। दोस्तों, आज की कहानी है पारस का राजकुमार, महान राजा साइरस की गाथा। अध्याय 1। एक डरावना सपना और एक राजकुमार का जन्म ईसा से लगभग 600 साल पहले मध्य एशिया की धरती पर मीडियन साम्राज्य का सूरज अपनी पूरी चमक पर था। इस साम्राज्य की राजधानी एकबताना दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक थी और इसके शासक थे राजा एस्टेजस। एस्टेजस एक शक्तिशाली लेकिन शक्की राजा थे, जिनके मन में हमेशा अपने साम्राज्य के भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती थी। एक रात राजा एस्टेजस ने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मंदाने के गर्भ से एक बेल निकली, जो देखते ही देखते पूरे एशिया में फैल गई और उसके साम्राज्य को अपनी जड़ों में जकड़ लिया। जब सुबह हुई तो राजा का दिल अनजाने डर से कांप रहा था। उन्होंने तुरंत अपने ज्योतिषियों और सलाहकारों को बुलाया। ज्योतिषियों ने राजा के सपने का अर्थ बताते हुए कहा, महाराज, आपकी बेटी का होने वाला पुत्र आपके लिए खतरा बनेगा। वह एक दिन आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा और खुद इस सिंहासन पर बैठेगा। यह सुनकर एस्टेजस का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें अपनी सत्ता खोने का डर किसी भी और चीज से ज्यादा था। उन्होंने फैसला किया कि वह इस भविष्यवाणी को सच नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी बेटी मंदाने का विवाह पारस, पर्शिया के एक साधारण से सामंत कैम्बिसेस प्रथम से करवा दिया। पारस उस समय मीडियन साम्राज्य का एक छोटा और अधीनस्थ राज्य था। एस्टेजस ने सोचा कि एक कमजोर सामंत का बेटा कभी भी उसके लिए खतरा नहीं बन सकता, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। कुछ समय बाद मंदाने गर्भवती हुई। जैसे ही यह खबर एस्टेजस तक पहुंची, उनका पुराना डर फिर से जाग गया। उन्होंने अपनी बेटी को एकबताना वापस बुला लिया। जब मंदाने ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो एस्टेजस ने अपने दिल को पत्थर का बना लिया। उन्होंने अपने सबसे वफादार और क्रूर सेनापति हारपेगस को बुलाया। हारपेगस, राजा ने कांपती आवाज में कहा, इस बच्चे को ले जाओ और इसे मार डालो। यह मेरे साम्राज्य के भविष्य के लिए खतरा है। सुनिश्चित करो कि यह किसी भी हाल में जीवित न बचे। हारपेगस ने राजा का आदेश सुना, लेकिन उस मासूम बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल गया। वह जानता था कि अगर उसने राजा का हुक्म नहीं माना तो उसकी अपनी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर भी वह एक शाही खून को अपने हाथों से बहाना नहीं चाहता था। उसने एक योजना बनाई। वह उस बच्चे को लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। फिर उसने राजा के एक चरवाहे मिथ्रेडेट्स को बुलाया, जो पहाड़ों में अपनी भेड़ों को चराता था। चरवाहा उस समय दुखी था क्योंकि उसकी पत्नी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। हारपेगस ने चरवाहे को आदेश दिया, राजा का हुक्म है कि इस बच्चे को जंगल में छोड़ आओ ताकि जंगली जानवर इसे खा जाएं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। चरवाहा उस शाही बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में दया उमड़ आई। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी स्पैको को वह सुंदर बच्चा दिखाया तो स्पैको की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हम इस मासूम को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। भाग्य ने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया। शायद इसी बच्चे के लिए हम अपने मरे हुए बच्चे को जंगल में रख देंगे और इस राजकुमार को अपने बेटे की तरह पालेंगे। चरवाहे को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उन्होंने अपने मृत बच्चे को कीमती कपड़ों में लपेटा और जंगल में छोड़ आए और उस राजकुमार का नाम साइरस रखकर उसे पालने लगे। हारपेगस के सैनिकों ने जब जंगल में एक मृत शिशु को देखा तो उन्होंने मान लिया कि काम हो गया है और राजा एस्टेजस को खबर दे दी कि उनका नाती अब इस दुनिया में नहीं है। राजा ने चैन की सांस ली, यह जाने बिना कि जिस चिंगारी से वह डर रहे थे वह अब भी पहाड़ों में पल रही थी। अध्याय 2। चरवाहे का बेटा जो राजा बना साइरस पहाड़ों में एक आम चरवाहे के बेटे के रूप में बड़ा होने लगा। वह भेड़ों को चराता, जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करता और दूसरे बच्चों के साथ खेलता। लेकिन उसके स्वभाव में एक अजीब सी शाही झलक थी। वह निडर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। दूसरे बच्चे स्वाभाविक रूप से उसे अपना नेता मानते थे। एक दिन
जब साइरस 10 साल का था, वह गांव के बच्चों के साथ एक खेल खेल रहा था। खेल था राजा और प्रजा का। बच्चों ने साइरस को अपना राजा चुना। खेल के दौरान एक अमीर सामंत का बेटा जो उस गांव से गुजर रहा था, साइरस के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, मैं तुम्हारा हुक्म क्यों मानूं? साइरस, जो अपने राजा के किरदार में पूरी तरह डूब चुका था, ने इसे अपना अपमान समझा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़के को पकड़ें और उसे सजा दें। बच्चों ने उस लड़के को पकड़कर साइरस के सामने पेश किया और साइरस ने उसे कोड़े मारने की सजा सुनाई। वह लड़का रोता हुआ अपने पिता के पास गया और सारी कहानी बताई। उसका पिता एक प्रभावशाली व्यक्ति था और राजा एस्टेजस के दरबार में उसकी पहुंच थी। वह गुस्से में राजा के पास पहुंचा और शिकायत की, महाराज, आपके राज्य में एक चरवाहे का बेटा खुद को राजा समझता है और मेरे बेटे को दंडित करने की हिम्मत करता है। यह आपका अपमान है। एस्टेजस ने उस चरवाहे और उसके बेटे को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब साइरस को राजा के सामने लाया गया तो एस्टेजस ने उससे पूछा, तुम एक चरवाहे के बेटे होकर एक सामंत के बेटे को सजा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? नन्हा साइरस बिना डरे बोला, महाराज, हम एक खेल खेल रहे थे और बच्चों ने मुझे अपना राजा चुना था। उसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, जो एक राजा का अपमान है। एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य था कि मैं न्याय करूं और अनुशासन बनाए रखूं। मैंने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए। साइरस की बहादुरी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसके तर्क को सुनकर एस्टेजस हैरान रह गया। उसे उस बच्चे में शाही गुण दिखाई दिए। उसकी उम्र और उसका चेहरा भी उसे अपनी बेटी मंदाने की याद दिला रहा था। राजा के मन में शक का बीज पनपने लगा। उसने चरवाहे को अलग ले जाकर सख्ती से पूछताछ की। मौत के डर से चरवाहे ने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि यह बच्चा उसका नहीं, बल्कि हारपेगस द्वारा दिया गया शाही शिशु है। एस्टेजस का खून खौल उठा। उसे समझ आ गया कि हारपेगस ने उसे धोखा दिया है। लेकिन ज्योतिषियों ने उसे यह भी बताया कि चूंकि साइरस बच्चों के खेल में राजा बन चुका है, इसलिए भविष्यवाणी एक तरह से पूरी हो गई है और अब वह उसके लिए खतरा नहीं है। एस्टेजस ने राहत की सांस ली और साइरस को माफ कर दिया। उसने साइरस को उसके असली माता पिता मंदाने और कैम्बिसस के पास पारस भेज दिया। लेकिन उसने हारपेगस से बदला लेने का फैसला किया। उसने हारपेगस को एक भव्य भोज पर आमंत्रित किया। भोज में कई तरह के व्यंजन परोसे गए। जब हारपेगस खाना खा चुका तो एस्टेजस ने उससे पूछा, भोजन कैसा लगा? हारपेगस ने भोजन की बहुत प्रशंसा की। तब एस्टेजस ने अपने सेवकों को एक ढका हुआ थाल लाने का आदेश दिया। जब थाल खोला गया तो उसमें हारपेगस के इकलौते बेटे का कटा हुआ सिर, हाथ और पैर थे। एस्टेजस ने बताया कि हारपेगस ने अभी अभी अपने ही बेटे का मांस खाया है। यह देखकर हारपेगस के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वह एक चालाक दरबारी था। उसने अपने क्रोध और दुख को चेहरे पर नहीं आने दिया और शांत भाव से कहा, राजा, जो भी करते हैं अच्छा ही होता है। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। उसने कसम खाई कि वह एक दिन एस्टेजस को उसी तरह बर्बाद कर देगा जैसे एस्टेजस ने उसे किया है। अध्याय 3, पारस का उदय और एक साम्राज्य का अंत। पारस पहुंचकर साइरस अपने असली परिवार के साथ रहने लगा। उसके पिता कैम्बिसस ने उसे एक राजकुमार की तरह पाला और उसे युद्ध कला, राजनीति और शासन की शिक्षा दी। साइरस अपनी बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता से जल्द ही पारस के लोगों में लोकप्रिय हो गया। इस बीच एक बताना में हारपेगस मौके का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि मीडियन साम्राज्य के कई सामंत राजा एस्टेजस के क्रूर और शक्की स्वभाव से तंग आ चुके हैं। उसने गुप्त रूप से उन सभी सामंतों से संपर्क करना शुरू कर दिया और उन्हें एस्टेजस के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर वे साइरस का साथ दें तो वे एस्टेजस के अत्याचार से मुक्त हो सकते हैं। जब हारपेगस को लगा कि उसने पर्याप्त समर्थन जुटा लिया है तो उसने साइरस को एक गुप्त संदेश भेजा।
संदेश को एक मरे हुए खरगोश के पेट में छिपाकर भेजा गया था ताकि किसी को शक न हो। संदेश में लिखा था, समय आ गया है, पारस के लोगों को इकट्ठा करो और मीडियन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दो। मैं और दूसरे सामंत युद्ध के मैदान में तुम्हारा साथ देंगे। साइरस जानता था कि यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। पारस की सेना मीडियन साम्राज्य की विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह पारस के लोगों को आजादी दिलाने का एकमात्र मौका था। उसने एक चतुर योजना बनाई। उसने पारस की सभी जनजातियों के प्रमुखों को एक साथ बुलाया। पहले दिन उसने उन्हें एक बड़े जंगली इलाके को साफ करने और उसे खेती के लायक बनाने का आदेश दिया। सभी ने दिन भर कड़ी मेहनत की। शाम को वे बुरी तरह थक चुके थे। अगले दिन साइरस ने उनके लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया। उस दावत में बेहतरीन खाना और शराब थी। सबने खूब जश्न मनाया। दावत के अंत में साइरस ने उनसे पूछा, तुम्हें कौन सा दिन ज्यादा पसंद आया? कल का दिन जब तुमने कड़ी मेहनत की, या आज का दिन जब तुमने जश्न मनाया? सबने एक स्वर में कहा, आज का दिन। तब साइरस ने कहा, अगर तुम राजा एस्टेजस के गुलाम बने रहोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी कल की तरह मेहनत और गुलामी में बीतेगी। लेकिन अगर तुम मेरे साथ मिलकर आजादी के लिए लड़ोगे तो तुम्हारी आने वाली जिंदगी आज की तरह खुशहाल और स्वतंत्र होगी। चुनाव तुम्हारा है। साइरस के शब्दों ने पारसी लोगों में जोश भर दिया। उन्होंने उसे अपना नेता मान लिया और मीडियन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। एस्टेजस को जब इस विद्रोह की खबर मिली तो वह हंसा। उसने अपनी विशाल सेना को इकट्ठा किया और उसे कुचलने के लिए निकल पड़ा। लेकिन वह एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसने अपनी सेना का सेनापति हारपेगस को बनाया। वह भूल गया था कि हारपेगस के दिल में बदले की आग अभी भी जल रही है। युद्ध के मैदान में जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं, हारपेगस और उसके वफादार सैनिकों ने पाला बदल लिया और वे साइरस की सेना से जा मिले। मीडियन सेना में भगदड़ मच गई। एस्टेजस की सेना का एक बड़ा हिस्सा बिना लड़े ही हार गया। एस्टेजस को अपनी राजधानी एक बताना भागना पड़ा। साइरस ने उसका पीछा किया और एक बताना को घेर लिया। एक छोटी लड़ाई के बाद शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा एस्टेजस को पकड़ लिया गया। साइरस अपने नाना के सामने खड़ा था, वही नाना जिसने कभी उसे मारने का हुक्म दिया था। सबने सोचा कि साइरस क्रूरता से उसका बदला लेगा, लेकिन साइरस ने दुनिया को अपनी महानता का पहला परिचय दिया। उसने एस्टेजस को मारा नहीं, बल्कि उसके साथ सम्मान का व्यवहार किया और उसे जीवन भर अपने दरबार में एक सलाहकार के रूप में रखा। इस उदारता ने न केवल मीडियन लोगों का दिल जीत लिया, बल्कि पूरे एशिया में साइरस की ख्याति एक दयालु विजेता के रूप में फैल गई। इस तरह मीडियन साम्राज्य का अंत हुआ और पारसी साम्राज्य, जिसे एकेमेनिड साम्राज्य के नाम से जाना गया, का उदय हुआ। साइरस अब केवल पारस का राजकुमार नहीं, बल्कि राजाओं का राजा बन चुका था। रात्र अध्याय 4। लीडिया का सोना और बेबीलोन की दीवारें। साइरस की जीत ने उसे मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी नजर अब पश्चिम में स्थित लीडिया के अमीर साम्राज्य पर थी। लीडिया का राजा क्रोएसस था, जो उस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। सोने की खदानों और व्यापार के कारण लीडिया की संपत्ति की कोई सीमा नहीं थी। क्रोएसस साइरस के बढ़ते प्रभाव से चिंतित था। उसने डेल्फी के प्रसिद्ध ओरेकल, भविष्यवाणी करने वाली पुजारिन से सलाह लेने का फैसला किया। उसने ओरेकल से पूछा, क्या मुझे साइरस पर हमला करना चाहिए? ओरेकल ने जवाब दिया, अगर तुम हेलिस नदी पार करोगे तो एक महान साम्राज्य का पतन हो जाएगा। क्रोएसस ने इस भविष्यवाणी का अर्थ अपने पक्ष में निकाला। उसने सोचा कि वह साइरस के साम्राज्य को नष्ट कर देगा। उसने एक विशाल सेना तैयार की और पारसी साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं की पहली मुठभेड़ टेरिया नामक स्थान पर हुई। लड़ाई कई दिनों तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सर्दी का मौसम आ रहा था, इसलिए क्रोएसस ने अपनी सेना को वापस अपनी राजधानी सार्डिस ले जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि साइरस भी
सर्दियों में अपनी सेना को आराम देगा और वह वसंत में फिर से हमला करेगा। लेकिन साइरस एक साधारण सेनापति नहीं था। उसने क्रोएसस की वापसी को एक अवसर के रूप में देखा। उसने अपनी सेना को आराम देने के बजाय तुरंत सार्डिस की ओर कूच करने का आदेश दिया। क्रोएसस यह देखकर हैरान रह गया कि पारसी सेना उसकी राजधानी के बाहर खड़ी है। सार्डिस के बाहर के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। लीडिया की सेना अपने शक्तिशाली घुड़सवारों के लिए प्रसिद्ध थी। साइरस जानता था कि वह सीधे मुकाबले में उन्हें नहीं हरा सकता। उसने फिर अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सेना के सामान ढोने वाले ऊंटों को सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा कर दिया। जैसे ही लीडिया के घुड़सवारों ने हमला किया, उनके घोड़े ऊंटों की अपरिचित गंध और उनके अजीब रूप को देखकर डर गए। वे बेकाबू हो गए और अपने ही सवारों को गिराकर भागने लगे। लीडिया की घुड़सवार सेना में पूरी तरह से अराजकता फैल गई। साइरस की पैदल सेना ने इस मौके का फायदा उठाया और लीडियन सेना को बुरी तरह से हरा दिया। क्रोएसस अपनी बची खुची सेना के साथ सार्डिस के मजबूत किले में छिप गया। उसे विश्वास था कि किले की ऊंची दीवारें उसे बचा लेंगी, लेकिन यहां भी भाग्य ने साइरस का साथ दिया। एक पारसी सैनिक ने एक लीडियन सैनिक को किले की एक गुप्त और असुरक्षित चट्टान से नीचे उतरते और चढ़ते देख लिया। उस रात पारसी सैनिकों का एक छोटा समूह उसी रास्ते से किले के अंदर घुस गया और मुख्य द्वार खोल दिया। पारसी सेना शहर में घुस गई और लीडिया पर साइरस का कब्जा हो गया। क्रोएसस को पकड़कर साइरस के सामने लाया गया। साइरस ने उसे जिंदा जलाने का आदेश दिया। जब क्रोएसस को चिता पर खड़ा किया गया तो उसे अपने पुराने गुरु सोलन की एक बात याद आई। सोलन ने कभी उससे कहा था, किसी भी इंसान को उसके मरने से पहले सुखी मत कहो। क्रोएसस जोर से चिल्लाया, हे सोलन, हे सोलन। साइरस ने उससे पूछा कि वह किसका नाम ले रहा है। क्रोएसस ने उसे सोलन की पूरी कहानी बताई। यह सुनकर साइरस का हृदय परिवर्तन हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह भी एक इंसान है और भाग्य किसी भी क्षण पलट सकता है। आज वह विजेता है, कल वह भी क्रोएसस की जगह हो सकता है। उसने तुरंत क्रोएसस को चिता से उतारने का आदेश दिया और उसे न केवल माफ कर दिया, बल्कि उसे अपना एक सम्मानित सलाहकार बना लिया। लीडिया की जीत के बाद साइरस की नजर उस समय के सबसे बड़े और सबसे शानदार शहर पर पड़ी, बेबीलोन। बेबीलोन मेसोपोटामिया का दिल था, जो अपनी विशाल दीवारों, झूलते बागों और शानदार मंदिरों के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि बेबीलोन की दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उन पर एक साथ 2 रथ दौड़ सकते थे। शहर के बीचों बीच फरात नदी बहती थी, जो शहर को पानी और सुरक्षा दोनों प्रदान करती थी। बेबीलोन का राजा नेबोनिडस था, जो एक अलोकप्रिय शासक था। वह शहर के मुख्य देवता मार्डुक की पूजा करने के बजाय चांद के देवता सिन की पूजा में लगा रहता था। शहर की जनता और पुजारी उससे नाराज थे। साइरस जानता था कि बेबीलोन पर सीधे हमला करके उसे जीतना लगभग असंभव है। उसने एक बार फिर एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में अमर हो गई। उसने अपनी सेना को बेबीलोन से कुछ दूरी पर रोका और अपने सैनिकों को फरात नदी के ऊपर एक बड़ी नहर खोदने का आदेश दिया। उसका इरादा नदी के पानी को एक कृत्रिम झील में मोड़ना था। बेबीलोन के लोग अपनी दीवारों के पीछे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वे एक बड़े धार्मिक त्योहार की तैयारी में व्यस्त थे और उन्हें लगा कि साइरस महीनों तक शहर का घेरा डाले रखने के बाद थक कर वापस चला जाएगा। त्योहार की रात जब पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था, साइरस ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने नदी का पानी खोदी हुई नहर में मोड़ दिया। धीरे धीरे शहर के नीचे से बहने वाली फरात नदी का जल स्तर कम होने लगा। कुछ ही घंटों में पानी इतना कम हो गया कि एक इंसान आसानी से नदी के तल पर चलकर शहर में प्रवेश कर सकता था। साइरस की सेना नदी के सूखे रास्ते से चुपचाप शहर के अंदर घुस गई। शहर के लोग नशे में थे और जश्न मना रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि दुश्मन कब उनकी दीवारों के अंदर आ गया। बिना किसी बड़ी लड़ाई और खून खराबे के दुनिया के सबसे महान शहर बेबीलोन पर साइरस का कब्जा हो गया। अगली सुबह जब साइरस ने शहर में प्रवेश किया तो उसने एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता की तरह व्यवहार किया।
उसने किसी भी मंदिर को नष्ट नहीं किया। उसने बेबीलोन के देवता मारडुक के सामने सिर झुकाया और लोगों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता वापस दी। यहीं पर साइरस ने वह काम किया जिसने उसे इतिहास में महान बना दिया। बेबीलोन के पिछले राजाओं ने कई जातियों को उनके देश से निकालकर बेबीलोन में गुलाम बनाकर रखा था, जिनमें यहूदी भी शामिल थे। साइरस ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उसने सभी विस्थापित लोगों को अपने अपने वतन लौटने की इजाजत दे दी। उसने यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने और अपने नष्ट हो चुके मंदिर को फिर से बनाने की अनुमति दी और इसके लिए शाही खजाने से मदद भी की। ये घोषणा, जिसे साइरस सिलेंडर पर लिखा गया है, को दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र माना जाता है। इसने साइरस को केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में स्थापित कर दिया। उसने यह साबित कर दिया कि साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीत कर भी बनाए और चलाए जा सकते हैं। अध्याय 5, राजाओं का राजा और एक विशाल साम्राज्य का शासन। बेबीलोन की जीत के साथ साइरस अब पश्चिम में मिस्र की सीमा से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैले एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। इतिहास में इतना बड़ा साम्राज्य पहले कभी किसी ने नहीं बनाया था। अब उसके सामने चुनौती थी इस साम्राज्य को चलाने की, जिसमें सैकड़ों विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं और धर्मों के लोग रहते थे। साइरस ने जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, वह उसकी सैन्य जीतों की तरह ही प्रभावशाली थी। उसने अपने विशाल साम्राज्य को लगभग 20 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें सत्रपी कहा जाता था। हर सत्रपी पर एक गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसे सत्रप कहते थे। सत्रप अपने प्रांत में कर वसूलने, शांति बनाए रखने और राजा के आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार था। लेकिन साइरस जानता था कि सत्रपों को बहुत अधिक शक्ति देना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने एक चतुर प्रणाली बनाई। हर सत्रप के साथ उसने एक सैन्य कमांडर और एक शाही सचिव भी नियुक्त किया, जो सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। इस तरह सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होती थी और वे एक दूसरे पर नजर रखते थे। इसके अलावा साइरस ने जासूसों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया, जिन्हें राजा की आंखें और कान कहा जाता था। ये जासूस पूरे साम्राज्य में घूमते थे और हर प्रांत की गतिविधियों की सीधी जानकारी राजा तक पहुंचाते थे। इससे साइरस को किसी भी विद्रोह या भ्रष्टाचार की सूचना तुरंत मिल जाती थी। साइरस की शासन नीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता की नीति। उस युग में जब विजेता अक्सर पराजित लोगों के देवताओं का अपमान करते थे और उन पर अपनी संस्कृति थोपते थे, साइरस ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उसने हर क्षेत्र के स्थानीय रीति रिवाजों, धर्मों और परंपराओं का सम्मान किया। उसने बेबीलोन में मारडुक को पूजा, यहूदियों को उनके ईश्वर की उपासना करने दी और हर जगह स्थानीय पुजारियों और अभिजात वर्ग का समर्थन हासिल किया। उसकी इस नीति का परिणाम यह हुआ कि विजित लोग उसे एक विदेशी अत्याचारी के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही एक उदार राजा के रूप में देखने लगे। वे साम्राज्य के प्रति वफादार बन गए, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान और सम्मान खोने का डर नहीं था। साइरस ने पूरे साम्राज्य में सड़कों का एक शानदार नेटवर्क बनाया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रॉयल रोड थी, जो सार्डिस से लेकर सूसा तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबी थी। इन सड़कों पर हर कुछ किलोमीटर पर चौकियां बनी हुई थीं, जहां शाही संदेशवाहकों के लिए ताजे घोड़े तैयार रहते थे। इस प्रणाली के कारण शाही संदेश साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक आश्चर्यजनक रूप से केवल 7 से 9 दिनों में पहुंच सकते थे, जबकि आम यात्रियों को इसमें 3 महीने लगते थे। इस संचार क्रांति ने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने एक मानकीकृत मुद्रा प्रणाली और वजन और माप की एक समान प्रणाली भी शुरू की, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बहुत बढ़ावा मिला। उसके शासनकाल में साम्राज्य में अभूतपूर्व शांति और समृद्धि का दौर आया, जिसे पैक्स पर्सिका, पारसी शांति के नाम से जाना जाता है। साइरस सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक दूरदर्शी निर्माता था। उसने पासारगाड़े नामक एक नई राजधानी का निर्माण शुरू किया। यह शहर शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं,
बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के संगम का प्रतीक बनने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी वास्तुकला में लीडियन, बेबीलोनियन और मिस्री शैलियों का सुंदर मिश्रण था, जो उसके साम्राज्य की विविधता को दर्शाता था। अपने शासन के माध्यम से साइरस ने दुनिया को दिखाया कि एक साम्राज्य को केवल क्रूर बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, सम्मान और सहिष्णुता से भी चलाया जा सकता है। वह वास्तव में राजाओं का राजा था, जो न केवल भूमि पर बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करता था। अध्याय 6। अंतिम युद्ध और एक महान राजा का अंत। लगभग 30 वर्षों तक शासन करने के बाद साइरस ने एक विशाल और स्थिर साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। वह अब बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर का योद्धा अभी भी जीवित था। अपने साम्राज्य की उत्तर पूर्वी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उसने मध्य एशिया की खानाबदोश जनजातियों को अपने अधीन करने का फैसला किया। इन जनजातियों में सबसे शक्तिशाली और खूंखार जनजाति मस्सागेटे की थी, जो कैस्पियन सागर के पूर्व में रहती थी। उनका नेतृत्व एक निडर और स्वाभिमानी रानी टोमिरिस कर रही थी। टोमिरिस के पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने बेटे स्पारगापिसेस की मदद से शासन करती थी। साइरस ने पहले कूटनीति का सहारा लिया। उसने रानी टोमिरिस को विवाह का प्रस्ताव भेजा, इस उम्मीद में कि वह बिना लड़े ही मस्सागेटे को अपने साम्राज्य में मिला लेगा। लेकिन टोमिरिस एक चतुर महिला थी। वह समझ गई कि साइरस उससे नहीं, बल्कि उसके राज्य से विवाह करना चाहता है। उसने साइरस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब युद्ध अवश्यंभावी था। साइरस अपनी विशाल सेना लेकर मस्सागेटे की ओर बढ़ा। दोनों सेनाओं के बीच जैक्सार्टिस नदी, आधुनिक सीर दरिया थी। टोमिरिस ने साइरस को एक संदेश भेजा। हे पारसियों के राजा, या तो तुम नदी पार करके हमारे इलाके में आकर लड़ो, या हमें नदी पार करके तुम्हारे इलाके में आने दो। चुनाव तुम्हारा है। साइरस ने अपने सलाहकारों से राय ली। क्रोएसस, जो अब उसका वफादार सलाहकार था, ने उसे सलाह दी कि वह मस्सागेटे को अपनी तरफ आने दे और उन्हें एक जाल में फंसाए। साइरस को यह सलाह पसंद आई। उसने अपनी सेना का एक छोटा हिस्सा पीछे छोड़ दिया, जिसमें कमजोर सैनिक थे, और उनके लिए बहुत सारा खाना और तेज शराब का इंतजाम कर दिया। फिर वह अपनी मुख्य सेना के साथ पीछे हट गया और छिप गया। रानी टोमिरिस के बेटे स्पारगापिसेस ने पारसी सेना के शिविर पर हमला किया। उसने कमजोर सैनिकों को आसानी से हरा दिया और शिविर पर कब्जा कर लिया। जीत के जश्न में मस्सागेटे के योद्धाओं ने जमकर शराब पी। वे पहले कभी शराब के संपर्क में नहीं आए थे, इसलिए वे जल्द ही नशे में धुत हो गए और गहरी नींद में सो गए। रात में साइरस अपनी मुख्य सेना के साथ लौटा। उसने नशे में सोए हुए मस्सागेटे के सैनिकों पर हमला कर दिया। अधिकांश को या तो मार दिया गया या बंदी बना लिया गया। रानी का बेटा स्पारगापिसेस भी बंदी बना लिया गया। जब रानी टोमिरिस को अपने बेटे की हार और धोखे से पकड़े जाने की खबर मिली, तो वह क्रोध से भर गई। उसने साइरस को एक और संदेश भेजा। हे खून के प्यासे साइरस, अपनी इस छोटी सी जीत पर घमंड मत करो। तुमने मेरे बेटे को बहादुरी से नहीं, बल्कि धोखे से और शराब से हराया है। मेरे बेटे को तुरंत रिहा कर दो और मेरे देश से चले जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सूर्य देवता की कसम खाती हूं, मैं तुम्हारी खून की प्यास बुझा दूंगी। साइरस ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया। इस बीच जब स्पारगापिसेस को होश आया और उसे अपनी शर्मनाक हार का एहसास हुआ, तो उसने साइरस से खुद को बंधनों से मुक्त करने का अनुरोध किया। जैसे ही उसके हाथ खोले गए, उसने आत्महत्या कर ली। अपने बेटे की मौत की खबर ने रानी टोमिरिस के दिल में जल रही आग को और भड़का दिया। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और पारसी सेना पर अंतिम और निर्णायक हमले के लिए निकल पड़ी। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार यह प्राचीन काल की सबसे क्रूर और भयानक लड़ाइयों में से एक थी। दोनों सेनाएं पूरी ताकत से एक दूसरे पर टूट पड़ी। मस्सागेटे के योद्धा अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे और वे बेहद क्रूरता से लड़े। लड़ाई घंटों तक चली। मैदान लाशों से पट गया। इस भीषण युद्ध के दौरान महान राजा साइरस भी लड़ते हुए मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही पारसी सेना का मनोबल टूट गया और वे हार गए।
रानी टोमिरिस ने युद्ध के मैदान में साइरस के शव को खोजने का आदेश दिया। जब उसे साइरस का शव मिला तो उसने अपना बदला पूरा किया। उसने एक मशक को इंसानी खून से भरवाया और साइरस का सिर काटकर उसमें डुबो दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हें जिंदा पकड़ा और युद्ध में हराया, फिर भी तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी खून की प्यास बुझाऊंगी और अब मैं अपनी कसम पूरी कर रही हूं। इस प्रकार एक महान विजेता का अंत एक गुमनाम युद्ध के मैदान में हुआ। लेकिन साइरस की कहानी उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। उसके शरीर को बाद में बरामद किया गया और उसे उसकी राजधानी पासारगाड़े में बनाए गए मकबरे में दफनाया गया। उसका साम्राज्य उसके बेटे कैम्बिसेस द्वितीय ने संभाला और वह लगभग 200 वर्षों तक फलता फूलता रहा। साइरस की विरासत उसकी जीतों से कहीं बढ़कर थी। वह एक ऐसा सम्राट था जिसने दुनिया को दिखाया कि शक्ति और दया एक साथ चल सकते हैं। उसकी सहिष्णुता की नीति, उसकी न्यायप्रियता और मानवाधिकारों के प्रति उसका सम्मान आज भी दुनिया भर के नेताओं के लिए एक प्रेरणा है। वह सिर्फ पारस का राजकुमार नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास का एक महान नायक था, जिसकी गाथा हमेशा याद रखी जाएगी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी पारस का राजकुमार, महान राजा साइरस की गाथा। एक ऐसा सम्राट जो तलवार से नहीं, दूरदृष्टि से राज करता था। आपको क्या लगता है, क्या साइरस की महानता उसकी सैन्य जीत में थी या उसकी दया और दूरदृष्टि में? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक, सच्ची और रोमांचक कहानियां सुननी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे राजा जरक्सेस और स्पार्टा के 300 योद्धाओं की अमर गाथा। धन्यवाद।